तो देखिएगा यहाँ पर पहला जो सवाल दिया गया है इसमें क्या दिया है, आंकड़ों का परिसर निकालना है, मतलब रेंज निकालना है। तो आंकड़ों का जो परिसर होता है यानी रेंज होता है वो क्या होता है, सबसे लोअर लिमिट और सबसे अपर लिमिट, यानी छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में कितने का गैप है, कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, वही आपका रेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें देख लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू 45, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। फिर यहाँ पे 65 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, अपर वैल्यू सबसे बड़ी यानी 65। सबसे छोटी इसमें से कौन सी दिख रही है, यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा 25 आपका। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो सीधे सीधे 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी आपको परिसर ही निकालना है यानी रेंज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू तो 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 43 दिख रही है। तो 43 में हम लोग -1 कर देंगे यानी 42 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए अब यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, समूहीकृत आंकड़ा है ये। तो इसका हमें अगर परिसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 80 सीधे सीधे। अगर आपको रेंज निकालना है, इससे हमको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है ना। फिर यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 10 है, तो ये हो गया 10। सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा, कितना डिफरेंस आया, 70 के बराबर। 70 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। तो ये है रेंज निकालने का यहाँ पे, या परास कह सकते हैं, परिसर कह सकते हैं। तो ये तरीका है रेंज निकालने का। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सवाल हर एक रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, हर एक में पूछा जाता है। इसमें प्रसरण आपको निकालना है। प्रसरण का पहले फॉर्मूला जान लीजिए, आखिरकार प्रसरण निकाला कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे उसको इंग्लिश में किस टर्म के नाम से जाना जाता है। प्रसरण को दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएंस। ठीक है, तो पहले वेरिएंस यानी प्रसरण का यहाँ पे फॉर्मूला जान लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। ये एक्स बार क्या है, माध्य है, मतलब यहाँ पर मीन है, इनका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाता है n, यानी नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका मतलब भी समझिए और कैलकुलेशन का तरीका भी जानिए। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर इन सभी डेटा का क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, यानी मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़कर जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। ठीक है, और 3 और 5 8 2 10, तो 10 और 10 टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। डिनोमिनेटर में कितना होगा, यहाँ पे कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 डेटा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास माध्य आ जाएगा, यानी x बार आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे हर एक डेटा को इस माध्य के साथ घटा के स्क्वायर करते जाना है। ठीक है, क्योंकि यही दिया गया है। तो देखिए 3 को 4 में घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर कितना होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि चाहे माइनस वाले वैल्यू का स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करें, आएगा क्या, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। इसलिए माध्य और इसका हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे डिफरेंस देखना है। 4 और 3 में 1 का डिफरेंस, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, फिर 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, मतलब 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लीजिए। हमें बस स्क्वायर करते जाना है डिफरेंस ले लेके। फिर 5 और 4 का 1 का डिफरेंस, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है भाई, 4 - 2 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर 4 और 4 में 0 का डिफरेंस है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब
समेशन का मतलब होता है सबको जोड़ना। इन सभी को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद डिवाइड बाई जितने ये टोटल थे, यानी कितने थे यहाँ पर 5 थे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा दोस्तों वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस आ जाएगा यानी कि प्रसरण आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करिए। 1 4 1 4, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 0 है, तो 1 और 4 5, 1 और 4 5 5 10, टोटल हो गया यहाँ पर 10, और न्यूमरेटर में 10 और नीचे हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया हमारे पास 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मत भूलिएगा और इसको लगाने का तरीका भी मत भूलिएगा। ये सवाल आता ही आता है, रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक और क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे प्रसरण निकालने का यानी वेरिएंस निकालने का। क्या है हमारे पास, डाटा दिया गया है, इन सभी को जोड़िए, डिवाइड बाई जितने ये हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं x बार, कितना आएगा, सबको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 9 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 और ये 15 और 27, 15 और 12 27 हो जाएगा, तो 20 और 27 आपका 47 हो गया। 47 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 54। ठीक है, तो ऊपर हो गया है हमारे यहाँ पर पास यहाँ पे 54। ठीक है, फिर इसके बाद कितना, डिनोमिनेटर में 6 डाटा है तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे। 6 नहीं हो 54, मतलब जो हमारे पास माध्य था वो 9 के बराबर आ चुका है। अब यहाँ से वेरिएंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। 9 और 6 में 3 का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर करके डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं। फिर 9 और 7 में कितने का डिफरेंस, 2 का, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 9 और 5 में 4 का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 और 9 में 0 का डिफरेंस, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है, 12 माइनस 9 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 9 और 15, 15 और 6 मतलब 6 का डिफरेंस आएगा, 15 माइनस 9 करेंगे 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितने ये डेटा हैं मतलब 6 से डिवाइड कर लेंगे, सबको जोड़ लीजिए। सबको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 और 9 25, ठीक है, और 9 और 4 ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ पर 25 और 13, 25 और 13 हो गया 38, और ये 36, तो 36 दूना 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा, 72 और 2 यहाँ पर 74 हो जाएगा, है ना। तो 74 हो गया, तो ऊपर हो गया सम सभी का 74 और डिनोमिनेटर में 6, थोड़ा और काटेंगे तो 2 से कटेगा, 37 दूना 74 और 3 दूना 6, मतलब 37/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आई होप आप लोग वेरिएंस निकालना सीख गए होंगे। आगे चलिए हम लोग यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को यहाँ पर देखिएगा। यदि 6 प्रेक्षणों यानी कि 6 डेटा है, उनका प्रसरण आपको दिया गया है, वेरिएंस दिया गया है किसके बराबर, वेरिएंस यहाँ पर 6 के बराबर दिया गया है। प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया गया, हर एक डेटा को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो प्रसरण कितना होगा, यानी कि यहाँ पर फिर नया वेरिएंस कितना आएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, हर एक डेटा में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी हम प्रसरण निकालते हैं तो प्रसरण में क्या होता है, यहाँ पर डेटा और उसके माध्य के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 कॉमन भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम वेरिएंस निकालने जाएंगे तो जो 3 बाहर निकला हुआ है उसका स्क्वायर भी तो होगा, यानी कि जो नया वेरिएंस है, वेरिएंस को एक्चुअली इससे डिनोट किया जाता है यहाँ पर, तो इसमें अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से जब गुणा कर रहे हैं तो आप सीधे नया वेरिएंस निकालने के लिए इसका पहले स्क्वायर करिए। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हर एक प्रेक्षण को, उससे पहले स्क्वायर करिए, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर और नया वेरिएंस इतना गुना हो जाएगा, मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो पुराना वेरिएंस है। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका स्क्वायर करके पुराने वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 6, 9 छक्के यहाँ पर 54,
54, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि ये सवाल आते ही आते हैं, स्किप मत करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है 12 मानों का यानी 12 प्रेक्षणों का जो मानक विचलन है, मानक विचलन को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 3 है। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 के बराबर। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है, हर एक वैल्यू में 4 बढ़ा दिया जाए, तो मानों के नए सेट का प्रसरण कितना होगा यहाँ पे, है ना। अब प्रसरण हमें निकालना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हर एक में 4 बढ़ाया जा रहा है या फिर कोई एक फिक्स वैल्यू घटाई जा रही है या फिक्स वैल्यू बढ़ाई जा रही है, तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हर एक में 4 बढ़ाया जा रहा है, इससे उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ यहाँ पर, 3 के बराबर ही रहेगा। चाहे 4 बढ़ाया जाए चाहे 5 बढ़ाया जाए, उससे कोई फर्क यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि नए सेट का प्रसरण कितना होगा। नया स्टैंडर्ड डेविएशन वही है, पुराने के बराबर ही, हमें प्रसरण निकालना है यानी कि वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, बस इतना काम आपको करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है कितना, नया वाला 3 है, 3 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ये भी सवाल है। 20 प्रेक्षणों का जो प्रसरण है, प्रसरण यानी कि वेरिएंस, वो 5 के बराबर है। ठीक है, तो वेरिएंस हमारा यहाँ पर कितना है, 5 है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण कितना होगा। हर एक में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो नया वेरिएंस निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका स्क्वायर कर लीजिए। हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यहाँ पर 2 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और पुराने वाले वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पुराना वाला वेरिएंस कितना है, 5, मतलब नया जो वेरिएंस होगा वो 2 का स्क्वायर इंटू 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं की गई है। ठीक है, सीधे सीधे आपको यही लिख दिया गया है, सिंपल सा बात है। आगे चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। एक आंकड़ों का समूह, ये दिया गया है, कुछ आंकड़े यहाँ पर डेटा दिए गए हैं, इनके मानों से उसके औसत से विचलनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका औसत निकालना पड़ेगा, एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। तो एवरेज देखिए क्या हो जाएगा, सबको जोड़ के डिवाइड बाय जितने ये हैं उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना। तो कितना है देखिए, ये तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 और 6 ये 20, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे देखिए 12 और 8, मतलब 12 और 9 21 होगा, तो मतलब इसको 8 मानिए, इसको 8 कर दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 और 8 28, ये हो गया। तो 30 पहले था, 28 अभी हो गया। तो 30 और 28 आपका कितना हो जाएगा, 30 और 28 आपका हो जाएगा यहाँ पर 58। 58 और 5 यहाँ पर 58, 8 5 13 63 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे 63 डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 2 5 2 7, 7 डेटा है यहाँ पे। तो ये आपका आ गया औसत यानी माध्य आ गया, किसके बराबर, 9 के बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें बोला गया है उनके मानों, यानी ये जो डेटा दिए गया है उसके वैल्यूज का उसके औसत से डेविएशन, औसत से डेविएशन, डेविएशन का मतलब कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 पहली वैल्यू, 6 7 9 10 12 और 14, ये हमारे पास 7 वैल्यू हैं, है ना। इस डेविएशन से देखना है कि या फिर इन वैल्यू से देखना है कि ये डेविएशन ये जो औसत है ये कितना कम या ज़्यादा है। 5 से ये देखिए कितने का डिफरेंस है, 5 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। हाँ, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि स्क्वायर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5 माइनस 9 4 हो गया, -4 हो गया। 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 माइनस 9 माइनस का 2 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, है ना।
प्लस करते जाइए क्योंकि हमें योग चाहिए। फिर 10 माइनस 9 प्लस का 1 हो जाएगा, 12 माइनस 9 प्लस का 3 हो जाएगा, फिर 14 माइनस 5 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सबको जोड़ लीजिए और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, जितनी ये वैल्यू है 7 से कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर सही है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए -4 -3 -2 4 3 7 2 9 -9 ये हो गया, और यहाँ 5 3 8 1 9 +9 -9 + 9 0 के बराबर। तो 0 डिवाइड बाई 7 ये सीधे सीधे आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए अगले सवाल पर, इसको देखिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक मान नहीं ले सकता है, मतलब किसकी वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर नहीं हो सकती है। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है माध्यक यानी मीडियन, फिर यहाँ पर ये है आपका माध्य यानी कि मीन, फिर है विषमता। ठीक है, तो इसमें जो ये मानक विचलन है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस चीज़ को, ये जो मानक विचलन है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक मान नहीं ले सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यदि 5 मानों का प्रसरण यानी वेरिएंस 0.64 दिया है तो इसका मानक विचलन क्या होगा। आपको अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि जो यहाँ पे वेरिएंस होता है किसके बराबर होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इन दोनों में रिलेशन याद रखिएगा क्योंकि इस पे सवाल बनता ही बनता है। हमें प्रसरण दिया गया है, वेरिएंस दिया गया है, यानी कि ये जो है 0.64 दिया गया है, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्क्वायर उधर से हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 0.8 के बराबर आ जाएगा। तो 0.8 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इसको लगाने का तरीका एकदम गजब का है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इसमें माध्य विचलन की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसलिए ऑप्शन बाद में दे देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे तो क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर माध्य विचलन के लिए कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिख लेंगे, है ना, 0 से 6। ठीक है, इस तरीके से 0 से 6, फिर 6 से यहाँ पर 12 दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से समझना है आपको। 12 से फिर 18 दिया गया है, यानी कि 6 के डिफरेंस में है यहाँ पर। 18 से फिर 24 है, और 24 से फिर यहाँ पर 30 है। तो इतनी वैल्यू आपको दी गई है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 4 5 फिर 3 है ना, और यहाँ पे 6 और 2। इनका सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा माध्यिका यानी मीडियन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF चाहिए। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4, इसको यहीं लिखते हैं। फिर 4 को 5 में जोड़ेंगे 9, 9 को 3 में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 को 2 में जोड़ेंगे ये हो जाएगा 20। ये जो वैल्यू है ये आपकी n है ना, n की वैल्यू 20 है। तो हमें n/2 पता चल गया, 10 होगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले n/2 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, है ना, क्योंकि 20 का आधा 10 होगा। ये n है टोटल हमारा नंबर ऑफ यहाँ पे डेटा। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले तो देखिए n/2 कितना है, 10 आया है। तो हमें यहाँ पे माध्यिका वर्ग चुनना होगा। कौन सा होगा, 10 से जस्ट आगे कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब इस वाले लाइन में आप देखिए 10 से जस्ट बाद कौन सी संख्या आ रही है। तो 10 के जस्ट बाद 12 आ रहा है। 12 मतलब ये वाला पूरा जो हो जाएगा ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अब इस माध्यिका वर्ग में इसी से जस्ट पहले वाला ये आपका CF होता है ना, CF हो जाता है, और ये जो वैल्यू है ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब फॉर्मूला लगाइए पहले माध्यिका का यानी कि मीडियन का। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L + n/2 माइनस CF और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। ठीक है, ये अब इसमें रखिए L कितना है, लोअर लिमिट यानी ये वाला 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस n/2 10 है तो ये हो गया 10 माइनस CF कितना है 9 है तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है,
ये हो गया यहाँ पर 9 और डिवाइड में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 3 है हमारे पास तो ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई h। ये देखिए h का मतलब होता है डिफरेंस, इनका हाइट है ना, ये जो वर्ग अंतराल दिया है इनका हाइट। 12 से 18 कितने का गैप है, 6 का गैप। 6 से 12 6 का गैप, 0 से 6 6 का गैप, वही गैप हमें लिखना है 6 हो जाएगा। ये तो 1 आ गया, 3 से ये कटेगा 2 बार में, तो 2 1 कम 2 मतलब 12 और 2 यहाँ पर 14 के बराबर आ जाएगा हमारा क्या, माध्यिका। अब हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना। ये तो फ्रीक्वेंसी था, एक्स आई पहले निकालिए। यहाँ पे एक्स आई क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर, ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट दिए इनको जोड़कर आधा करना है। 0 और 6 को आधा करेंगे जोड़ के तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 12 और 6 18, 18 को आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 6 6 का गैप चल रहा है तो 6 6 आगे बढ़ाते जाइए, 3 के बाद 9, 9 के बाद फिर 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 ये हो जाएगा 15, 15 और 6 यहाँ पर 21, ठीक है। 21 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है। अब हमें इनका डिफरेंस देखना है, इसका और इसका, तो यहाँ पे निकाल लीजिए एक्स आई और मीडियन का डिफरेंस का मॉड लेना है हमें, है ना, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। 14 माइनस 3 11 हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, 15 माइनस 14 1 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7 हो जाएगा, 27 माइनस 14 ये हो जाएगा आपका 13 के बराबर। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं सभी को। अब हमें यहाँ पर अगला काम क्या करना है देखते जाइए बड़े ध्यान से। ये आया है हमारे पास डेविएशन, ठीक है, ये जो आया है ये वैल्यू पूरी डेविएशन की है, और ये क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी था। अब हमें एफ आई डी आई निकालना है, तो एफ आई डी आई निकालिए, बहुत सारा प्रोसेस इसमें करना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। निकालिए, चलिए एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करिए, 4 और 11 का मल्टीप्लाई 44 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 आ जाएगा, है ना, ध्यान से देखते जाएगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 और 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 26 आ जाएगा। अब हमारे पास जो माध्य विचलन है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, है ना, सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा। तो निकालिए कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे, एफ आई डी आई का समेसन आएगा, जोड़िए कितना होगा, 4 5 9 3 12 2 14, 14 और 6 20, ये हो गया 0 बचा 2, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 2 यहाँ पर एक संख्या 8 4 12, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 140 हो गया। तो ऊपर हो गया 140 और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया था, इन सभी को टोटल जोड़ने पर 20 आएगा, है ना, ये वाला जो आया था 20, तो यहाँ पर 20 के बराबर, यानी कितना आया हमारे पास 20 7 140 यानी 7 के बराबर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, तो देख लीजिएगा आंसर इसका 7 ही करेक्ट आंसर आएगा। तो इतना सारा प्रोसेस जब आप करते हैं तब आप माध्य विचलन तक पहुंच पाते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर दो अलग टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है कि यदि माध्य यानी कि मीन 40 है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 5 है, आपको भिन्नता गुणांक निकालना है। भिन्नता गुणांक कह सकते हैं या विचरण गुणांक भी इसको कहा जाता है। तो विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है यहाँ पे मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई माध्य और इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। देखिए मानक विचलन कितना है यहाँ पे 5 के बराबर, डिवाइड बाई कितना माध्य यानी कि 40, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100%, ठीक है 100%। ये तो हो जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 बार में, 1/8 12.5% होता है, तो ये हो जाएगा 12.5% के बराबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऐसे इसको भी देखिए, यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 3 है, इनका जो माध्य है वो 6 के बराबर है, तो इनका भिन्नता गुणांक यही चीज़ हमें निकालना है। तो मानक विचलन कितना 3 और उसके बाद माध्य कितना 6, परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 होगा ये, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। तो 50% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही डेली हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आते हैं और इन क्लासेस को करके आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे ही नहीं और बाकी सभी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाएंगे हम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।